SSB lecturer Education Question Paper 2023 Part 2. In this video, we are going to discuss question number 26 to 50. So the first question of this session is, which of the following is not a function of education to help overcome a resistance to social change? Options: eradicating superstition, pursuing mind against regressive values, persuading children from conformity to prevent values and belief, eradicating prejudices. हो गया। कि देखिए कि इनमें से कौन सा एक फंक्शंस नहीं है एजुकेशंस का टू हेल्प ओवरकम रेजिस्टेंस टू सोशल चेंज, कि ये जो सोशल चेंज है हो गया उसी को रेजिस्ट करने के लिए। तो पहला ऑप्शन जो है इराडिकेटिंग सुपरस्टिशियंस, कि ये सुपरस्टिशियंस जो है सोसाइटी में जो देखने के लिए मिलता है उसको इराडिकेट करना। टू परस्यूड माइंड अगेंस्ट रिग्रेसिव वैल्यू, कि ये जो रिग्रेसिव वैल्यू के लिए जो माइंड है उसी को परस्यू करना। और उसी के साथ साथ परस्यूडिंग चिल्ड्रन फ्रॉम कन्फर्मिटी टू प्रिलिवेंट वैल्यू एंड बिलीफ, कि ये वैल्यू एंड जो बिलीफ है उसी को प्रिलिवेंट करने के लिए ये चिल्ड्रंस लोग के लिए कन्फर्मिटी करवाना। और प्रीजुडिसेस जो है सोसाइटी में इसी को इरेडिकेट करना। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज परस्यूडिंग चिल्ड्रन फॉर कन्फर्मिटी टू प्रिलिवेंट वैल्यूज एंड बिलीफ, कि जो सोसाइटी में जो वैल्यू एंड बिलीफ है उसी को प्रिलिवेंट करने के लिए चिल्ड्रंस लोगों को कन्फर्मिटी को परस्यूडिंग करवाना, ये सोशल चेंज को रेजिस्ट करने के लिए एजुकेशंस का एक एम नहीं है और फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीकल्चरल एजुकेशन इज द नीड ऑफ द टाइम बिकॉज इट ऑप्शन promote diversity, facilitate better mobility of student belonging to different places and culture, promote social justice, all of the above। कि देखिए ये मल्टीकल्चरल एजुकेशन जो है ये आज का डेट में बहुत एक नीड बन गया है। क्यों? क्योंकि प्रोमोट डाइवर्सिटी, फैसिलिटेट हो गया। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द आंसर, ऑल ऑफ द अबव आंसर, कि ये डाइवर्सिटी को एनहांस करता है, प्रमोट करता है। इसके लिए मल्टीकल्चरल एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फैसिलिटेट करता है एक बेटर मोबिलिटी स्टूडेंट्स लोगों के लिए, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सोशल जस्टिस को भी ये प्रमोट करता है, जिसके लिए कि ये बहुत ही क्रूशियल बन जाता है मल्टीकल्चरल एजुकेशन। सो देखिए कि मल्टीकल्चरल एजुकेशन जो है एक नया कंसेप्ट है आज का डेट में, ये आपको हर एक सिलेबस में आपको देखने के लिए मिलेगा और यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। तो पहले समझते हैं व्हाट इज मल्टीकल्चरल एजुकेशन। कि सी, मल्टीकल्चरल एजुकेशन इज ए फिलोसॉफिकल कंसेप्ट दैट प्रोमोट द आइडिया ऑफ फ्रीडम, जस्टिस, इक्वालिटी, इक्विटी एंड ह्यूमन डिग्निटी। कि ये मल्टीकल्चरल एजुकेशन जो है ये एक फिलोसॉफिकल कंसेप्ट है जो कि जो फ्रीडम, जस्टिस, इक्विटी, इक्वालिटी, ह्यूमन डिग्निटी, इसी का जो आइडिया है इसी को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। और इसी का जो एम है वो क्या है, टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी इन एन इंडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड and recognizes the role of school in the developing attitude and values necessary for a democratic society। कि इसी का एम ये है कि एक मतलब स्टूडेंट्स प्रिपेयर करना, हो गया, स्टूडेंट्स प्रिपेयर करना जो लोग कि उनका रेस्पॉन्सिबल हो सके ये इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड के लिए, और उसी के साथ साथ रिकॉग्नाइज कर सके जो स्कूल का जो रोल है, स्टूडेंट्स लोगों का जो डेमोक्रेटिक वैल्यू है, डेमोक्रेटिक बिलीफ जो है, उसका एटीट्यूड जो है उसी को एक तरह का डेवलप करने के लिए उनको हेल्प कर सके। अगर मल्टीकल्चरल एजुकेशन का की प्रिंसिपल को हम देखें तो फर्स्ट जो आता है वो है कल्चरल अवेयरनेस। क्या है? कल्चरल अवेयरनेस। कि ये मल्टीकल्चरल एजुकेशन जो है वो इंट्रोड्यूस करता है डिफरेंट
कल्चरल्स बैकग्राउंड को विद इन ए क्लास। कि देखिए मल्टीकल्चरल एजुकेशन इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स टू वेरियस कल्चरल बैकग्राउंड। कि एक स्कूल होता है जहाँ की बहुत सारे बैकग्राउंड का स्कूल को डाला जाता है, हो गया। उनका जो बिलीफ वैल्यूज होता है वो अलग अलग होता है, और जब वो लोग एक ही क्लासरूम में लर्न करते हैं तो वो क्या होता है कि एक तरह का कल्चरल अवेयरनेस स्टूडेंट्स लोगों के अंदर डेवलप होता है। नेक्स्ट जो की प्रिंसिपल है वो है क्या, इक्विटी एंड इंक्लूजन। कि देखिए इक्विटी एंड इंक्लूजन्स जो है वो भी एक बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट है मल्टीकल्चरल एजुकेशन का, क्योंकि सीक टू प्रोवाइड equitable educational opportunities for all students, particularly those who have been historically underrepresented or marginalized। कि ये क्या करता है कि इक्विटेबल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज वो सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड करता है, और पर्टिकुलरली जो अंडर प्रिविलेज्ड और जो मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट है उनको ये क्या करता है कि इक्विटेबल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। और इसी का जो गोल है वो क्या है, टू रिमूव बैरियर टू एजुकेशनल सक्सेस बेस्ड ऑन रेस, जेंडर, एथनिसिटी एंड अदर कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक। और ये मल्टीकल्चरल एजुकेशन का जो एम है वो क्या है कि एक तरह का एजुकेशनल सक्सेस लेकर आना, हो गया। कैसे कि ये जो बैरियर है, जेंडर गैप, रेस, एथनिसिटी, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक, इसी को ओवरकम करके क्या करना कि एक तरह का एजुकेशनल सक्सेस लेकर आना। नेक्स्ट जो की प्रिंसिपल है वो क्या है, चैलेंजिंग डिस्क्रिमिनेशन। सी मल्टीकल्चरल एजुकेशन एक्टिवली चैलेंजेस ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रोमोट सोशल जस्टिस विद इन एजुकेशनल सिस्टम। कि देखिए कि हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अगर हम देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए मिलता है, हो गया। और ये मल्टीकल्चरल एजुकेशन क्या करता है, उस तरह का जो चैलेंजेस है उसी को उस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसी को क्या करता है, चैलेंज करता है और उसी को इरेडिकेट करता है, और एक अच्छा एजुकेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहाँ की इंक्लूसिव, इक्विटेबल्स, हो गया, डेवलपमेंट और लर्निंग हो सके स्टूडेंट का। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो क्या है, करिकुलम्स रिफॉर्म्स, हो गया। ये करिकुलम्स रिफॉर्म्स जो है वो क्या है, द करिकुलम्स मस्ट रिफ्लेक्ट डाइवर्स कल्चरल पर्सपेक्टिव एंड हिस्टोरिकल एड्रेसिंग इशूज सच एज रेसिज्म, सेक्सिज्म, क्लासिज्म, रिलीजियस इंटॉलरेंस, हो गया। कि ये करिकुलम्स जो है वो क्या होना चाहिए, उसमें क्या रिफ्लेक्ट होना चाहिए, जो डाइवर्स कल्चरल पर्सपेक्टिव जो है, हिस्ट्री जो है वो क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और वहाँ जो रेसिज्म है, सेक्सिज्म है, क्लासिज्म है, और जो रिलीजियस इंटॉलरेंस जो आज का डेट में दिखने के लिए मिल रहा है वो भी करिकुलम्स में रिफ्लेक्ट होना चाहिए और करिकुलम का एक हिस्सा बनना चाहिए। और इट एडवोकेट फॉर द इंक्लूजन ऑफ मल्टीपल व्यू पॉइंट इन टीचिंग मटेरियल्स एंड प्रैक्टिसेस। और उसी के साथ साथ ये क्या करता है कि बहुत सारे व्यू पॉइंट को ये टीचिंग मटेरियल्स में इंक्लूड करता है और टीचिंग प्रैक्टिसेस में उसको इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है क्या है, कल्चरली रेस्पॉन्सिव पेडागोगी। कि मल्टीकल्चरल एजुकेशन क्या बोलता है कि ये टीचिंग्स मेथड्स कैसा होना चाहिए, एक कल्चरली रेस्पॉन्सिव टीचिंग्स मेथड को हम लोग को यूज करना चाहिए जो कि कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स को एकोमोडेट कर पाए और उनको एक मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस दे सके, हो गया। And educators are encouraged to incorporate students' life histories and experience। और इसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि ये टीचर जो हैं उनको एनकरेज करना चाहिए ताकि वो लोग ये स्टूडेंट्स लाइफ का जो हिस्ट्रीज है, उनका जो एक्सपीरियंस है उसको पेडागोगी में इंटीग्रेट कर सके, जो कि क्या करेगा कि ये जो कल्चरल डाइवर्सिटी को एक पेडागोगी के हिसाब से, पेडागोगिकल टूल के हिसाब से उसको डील कर पाएगा।
नेक्स्ट कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, मल्टीकल्चरल एजुकेशंस जो है वो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करता है, क्योंकि ये कल्चर्स जो है वो कम्युनिटी का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज वेस्टर्नाइजेशन एसेंशियली मीन्स ऑप्शन टू acquire education from a university in the west, to migrate to western developed countries, adoption of western culture by other societies and countries, all of the above. Answer of this question is option C, that is adoption of western culture by adopting societies and countries. तो चलिए थोड़ा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्टर्नाइजेशन इज नॉट फैसिलिटेटेड बाय ऑप्शन कोलोनियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, साइंटिफिक इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, प्रिजर्वेशन ऑफ एथनिसिटी। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज प्रिजर्वेशन ऑफ एथनिसिटी। सी, दिस इज ऑल अबाउट वेस्टर्नाइजेशन कि वेस्टर्नाइजेशन जो है इसका मतलब क्या है कि इट्स रेफर्स टू द एडॉप्शन ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस, वैल्यूज एंड इंस्टीट्यूशन टिपिकली वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका बाय सोसाइटीज इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कि ये वेस्टर्नाइजेशन का मतलब क्या है कि जो कल्चरल प्रैक्टिसेस, वैल्यूज सिस्टम और जो इंस्टीट्यूशंस हैं वेस्ट यूरोप का और नॉर्थ अमेरिका का, जिसको कि दुनिया का अलग अलग पार्ट में एडॉप्ट किया गया है, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन बोलते हैं। वेस्टर्नाइजेशन का मतलब क्या है कि एक तरह से वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका सोसाइटी का जो कल्चर है, वैल्यूज है, इंस्टीट्यूशंस है, जो कि दुनिया का अलग पार्ट में एडॉप्ट किया गया है, उसी को ही हम लोग बोलते हैं वेस्टर्नाइजेशन। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस ऑफ्टन ग्लोबलाइजेशन, कोलोनियलिज्म और जो कल्चरल एक्सचेंज है उसी के थ्रू ही सोसाइटी में एग्जिस्ट किया है और दिखने के लिए मिला है। अगर हम लोग वेस्टर्नाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक को देखें तो एक तो पहले ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, ये हर एक वेस्टर्नाइज्ड वर्ल्ड में और कंट्रीज में और सोसाइटी में ये इंग्लिश लैंग्वेज का जो डोमिनेशन है वो दिखने के लिए मिलता है, और जिसके कारण कि आज का डेट में इंग्लिश जो है एक ग्लोबल्स लिंगुआ बन गया है और ग्लोबल्स लैंग्वेज बन गया है। दूसरा वाला क्या है, रेशनलाइजेशन प्रोसेस हो गया कि जहाँ जहाँ वेस्टर्नाइजेशन हुआ है वहाँ रेशनल थिंकिंग और ये जो साइंटिफिक रीजनिंग है उसी का डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वेस्टर्नाइजेशन सोसाइटी है जो कि पहले जो ट्रेडिशनल बिलीफ, ब्लाइंड बिलीफ का डोमिनेशन वहाँ हुआ करता था, लेकिन जब से वो सोसाइटी और वो कम्युनिटी वेस्टर्नाइजेशन होने लगा तब से वो रेशनल थिंकिंग और साइंटिफिक रीजनिंग के तरफ शिफ्ट होने लगा। अगर हम बात करें इंडिया का, तो इंडिया में जब हम लोग डिपेंडेंट थे वही ब्रिटेन के द्वारा, तब इंडिया में बहुत सारे ऐसा ट्रेडिशनल बिलीफ था, लेकिन जब उनका रूल जो है वो बढ़ते लग गया तब क्या होने लगा कि वो घटते गया और रेशनल थिंकिंग और साइंटिफिक रीजनिंग जो है वो लोगों के अंदर एमर्ज होने लगा। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इंडिविजुअलिज्म, और वेस्टर्नाइजेशंस जो है वो इंडिविजुअल राइट, पर्सनल फ्रीडम्स हो गया, इसी के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ये एम्फासाइज करता है, लेकिन ये बहुत कम एम्फासाइज करता है कलेक्टिव फैमिली और कम्युनिटी वैल्यू के ऊपर। लेकिन इंडिविजुअलिज्म्स, इंडिविजुअल फ्रीडम, इंडिविजुअल्स नीड, इंडिविजुअल डिमांड, इसी के ऊपर ये ज़्यादातर फोकस करता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, अवेकनिंग ऑफ रिलीजियस वैल्यू। कि देखिए जो अलग अलग पार्ट है दुनिया का, वहाँ अलग अलग तरह का रिलीजियस वैल्यूज देखने के लिए मिलता है।
लेकिन जब वेस्टर्नाइजेशन होने लगता है एक सोसाइटी, तब क्या होता है, वहाँ का जो नेटिव रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, नेटिव रिलीजियस बिलीफ है, नेटिव रिलीजियस वैल्यूज है, वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, और वहाँ वो रिफ्लेक्स करता है वेस्टर्न रिलीजियस वैल्यू। नेक्स्ट, न्यूक्लियर फैमिली प्रिलिवेंस, कि देखिए जो वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, टिपिकली वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, वो लोग किसी के ऊपर फोकस करते हैं न्यूक्लियर फैमिली के ऊपर। वो लोग कभी भी फोकस नहीं करते जॉइंट फैमिली के ऊपर। हो गया, और इसके कारण उसी का भी एक असर दिखने के लिए मिलता है। ये हर एक वेस्टर्नाइज सोसाइटी में वो वेस्टर्नाइज, कोई एक सोसाइटी अगर वेस्टर्नाइज है तो वहाँ का जो लोग है वो लोग जॉइंट फैमिली से ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली के ऊपर। हो गया, नेक्स्ट जो है वो है फ्लेक्सिबिलिटी इन मैरिज सिस्टम्स, कि एक मैरिज सिस्टम्स में एक फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो भी एक तरह का वेस्टर्न आइडियाज है, जो कि आज के डेट में वेस्टर्नाइज सोसाइटी में देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट है डोमिनेशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, जो जब जब कोई सोसाइटी वेस्टर्नाइज हुआ है, तब तब उसी को जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है, वेस्टर्न एजुकेशन करिकुलम है, उसी को एडॉप्ट करना पड़ा है, और वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली वो सोसाइटी कर लेता है। नेक्स्ट है कल्चरल इंपीरियलिज्म्स, कि यहाँ क्या होता है, जो वेस्टर्न कल्चरल नॉर्म जो है वो टेक ओवर कर लेता है लोकल्स ट्रेडिशंस के ऊपर। ओके, और ये वेस्टर्नाइजेशन जो है ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, और इसी का जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने के लिए मिलता है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने के लिए मिला है। अगर पॉजिटिव का बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखने के लिए मिलता है। ओके, हेल्थ केयर सिस्टम्स में इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलता है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए मिलता है। लेकिन इसी का नेगेटिव साइड भी है, जैसे कि इंडिजिनियस कल्चर जो है उसी को वो लूज करने लगता है एक सोसाइटी, और उसके साथ साथ जो ट्रेडिशनल वैल्यूज है उसी का इरोजन हो जाता है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का एनहांसमेंट होता है। ओके, ये कुछ डिमेरिट्स और नेगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी में देखने के लिए मिलता है वेस्टर्नाइजेशन का। ओके, तो मैं समझता हूँ इतना इंफॉर्मेशन काफ़ी है वेस्टर्नाइजेशन का आंसर को अटेंड करने के लिए। नेक्स्ट, which of the following statement is true? Education accelerate the process of modernization. Education resist modernization to preserve tradition. Modernization is an automatic process and does not need any help from education. Education and modernization are unrelated. Answer of this question is option A, that is education accelerate the process of modernization. See, like westernization, modernization is also a very crucial aspect of different examinations, and question has been asking repeatedly from these sections also. See, what is modernization? Like westernization, modernization is also a process of social change, कि जहाँ की क्या होता है, a society transform from a traditional agrarian based system to a more industrialized, urbanized and टेक्नोलॉजिकली एडवांस सिस्टम, कि ये मॉडर्नाइजेशन जो है वो एक तरह का प्रोसेस है जहाँ की क्या होता है, एक सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन दिखने के लिए मिलता है, एक ट्रेडिशनल एग्रीगेरियन बेस्ड सिस्टम टू इंडस्ट्रियल, अर्बानाइज एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटी, एडवांस सिस्टम्स में क्या हो जाता है कि एक सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और यहाँ बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिलता है इकोनॉमिक फील्ड में, सोशल फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में और कल्चरल डायमेंशंस में भी चेंजेस देखने के लिए मिलता है। अगर इसी का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक का बात करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगता है, और जो सोसाइटी है वो एग्रीगेरियंस इकोनॉमी से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट होने लगता है। हो गया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दिखने के लिए मिलता है। हो गया, जो कि प्रोडक्शंस को एनहांस करता है और लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसी को भी बेहतर बनाता है। अर्बानाइजेशन दिखने के लिए मिलता है, और
इसके कारण जो रूरल पॉपुलेशन है वो लोग क्या करते हैं, बेटर अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हुए कि वो लोग अर्बन सेंटर के तरफ अट्रैक्ट होते हैं। रैशनलाइजेशन देखने के लिए मिलता है कि जो लॉजिक, साइंटिफिक रीजनिंग हो गया, ये सब चीज लोगों के अंदर डेवलप होने लगता है। डेमोक्रेटाइजेशन देखने के लिए मिलता है। जो डेमोक्रेटिक का जो प्रिंसिपल है, इंडिविजुअल राइट, पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट्स, ये सब चीज सोसाइटी में एग्जिस्ट करना स्टार्ट करता है। और उसके साथ साथ कल्चरल चेंजेस दिखने के लिए मिलता है सोसाइटी में, सोशल मोबिलिटी दिखने के लिए मिलता है, ग्लोबल इंटरकनेक्टेड्स बढ़ने लगता है, हो गया। और ये मॉडर्नाइजेशंस का भी ग्लोबलाइजेशंस की तरह बहुत सारे मेरिट्स और पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट है। अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट का बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगता है मॉडर्नाइजेशन के कारण। लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेहतर होता है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन दिखने के लिए मिलता है, हो गया। और जो एजुकेशन सिस्टम में एनहांसमेंट दिखने के लिए मिलता है, हेल्थ केयर सिस्टम बेहतर बनता है। अगर नेगेटिव का बात करें तो जो ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज कल्चर है वो एकदम से इरोजन होने लगता है, सोशल इनइक्वालिटीज बढ़ने लगता है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशंस दिखने के लिए मिलता है। और उसी के साथ साथ जो बहुत सारे सोशल चैलेंजेस जैसे कि अर्बन पॉवर्टी हो गया, उस तरह का चीज को भी लेकर आता है। नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ सस्टेनेबल गोल हैव बीन सेट टू बी अचीव्ड बाय 2030, कि 2030 तक कितना तो सस्टेनेबल गोल को सेट किया गया है अचीव करने के लिए। ऑप्शन 4, 10, 17, 18. Answer of this question is option C, that is 17. सी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है जिसको हम लोग SDG बोल रहे हैं, यहाँ 17 गोल का ये एक कोलाबोरेशन है और एक कलेक्शन है, जिसी को कि 2015 में, कब 2015 में ये यूनाइटेड नेशंस जो है वो सेटअप किया था और एक एजेंडा बनाया था कि हम लोग 2030 तक ये 17 गोल जो है उसी को अचीव करेंगे। और इसी 17 गोल में क्या किया गया है, जो इशूज जो है ग्लोबल चैलेंजेस, इंटरकनेक्टेड ग्लोबल चैलेंजेस हो गया, जैसे कि पॉवर्टी, इनइक्वालिटीज, क्लाइमेट चेंजेस, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पीस, जस्टिस, इस तरह का जो चैलेंजेस है उसी को ओवरकम करने के लिए, उसी को डिफेंड करने के लिए, हो गया, उसी से निकलने के लिए क्या 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 है, ये गोल को बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन सा गोल है। फर्स्ट जो गोल आता है वो है नो पॉवर्टी, हो गया, क्या है वो है नो पॉवर्टी। दूसरा जीरो हंगर, तीसरा वाला गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, reduced inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption of production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institution, partnership for the poor. So these are the 14 goal of SDG or Sustainable Development Goal, which was set up by United Nations in the year 2015 and prepared an agenda to achieve till 2030. Next, which of the following is not a characteristic of modernization? इनमें से कौन सा मॉडर्नाइजेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ऑप्शन अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंक्रीज सोशल मोबिलिटी, इंडिजिनाइजेशन। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज इंडिजिनाइजेशन। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ promotion of educational and economic interest of the SC, STs and other weaker section? Option Article 14, Article 16, Article 45, Article 46. Answer of this question is option D, that is Article 46. Article 46 of
Indian Constitution deals with promotion of educational and economic interest of SC, ST and other weaker section of society. You will see the constitutional provision for education in India, then we will get a lot many article in Indian constitutions, but some of the very crucial and repeatedly asking uh, articles are Article 21A, which is emphasized ऑन राइट टू एजुकेशन कि देखिए ये आर्टिकल 21A जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन के ऊपर ये फोकस करता है, जो कि एक फंडामेंटल राइट बन गया है। और इसी के तहत हम लोग क्या करते हैं, 6 to 14 ईयर ओल्ड जो चाइल्ड हैं उनके लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का एक मैंडेट बनाते हैं और मैंडेटसन है। और इसी को 86 अमेंडमेंट 2002 में क्या किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। नेक्स्ट जो है वो है आर्टिकल 45 जो कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को डील करता है और ये डायरेक्शन देता है स्टेट को क्या, टू प्रोवाइड फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन until 14, एम्फासाइजिंग अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। कि देखिए आर्टिकल 14 जो है ये ईसीसी के ऊपर बेस करके बना है। ये स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शंस देता है कि फ्रॉम बर्थ टू लेकर 14 ईयर तक आपको क्या करना है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट आर्टिकल 46 जो कि एम्फासाइज करता है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल इंटरेस्ट, जो कि क्या करता है, रिक्वायर द स्टेट टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC, ST एंड अदर वीकर सेक्शन। ये आर्टिकल 46 क्या करता है कि जो SC, ST और अदर वीकर सेक्शंस का जो लोग हैं उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, क्या इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, एजुकेशनल इंटरेस्ट है, उसी को क्या करता है, प्रमोट करता है। नेक्स्ट आर्टिकल 14 जो कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, वो भी एक फंडामेंटल राइट। और ये आर्टिकल के तहत कोई भी आदमी रेस, रिलीजियन, कास्ट और सेक्स के आधार पर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन किया नहीं जा सकता और नहीं कर पाएगा। ये स्पेशल प्रोविजन है वो क्या करता है कि ये सोशली एंड इकोनॉमिकली एजुकेशनली जो बैकवर्ड्स क्लासेस है उनको एक स्पेशल स्टेटस देता है और ये डिस्क्रिमिनेशन से उनको डिफेंड करता है। नेक्स्ट आर्टिकल 29A जो कि एडमिशंस राइट है और ये राइट के तहत क्या किया गया है प्रोविजन, एंश्योर नो सिटीजन इज डिनाइड admissions to educational institution maintained by state based on religion, race and caste। कि देखिए कि कोई भी चाइल्ड को डिनाई किया नहीं जाएगा, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस डिनाई नहीं कर पाएगा उसका एडमिशंस के लिए, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट उसको रन कर रहा है तो। नेक्स्ट जो आर्टिकल है आर्टिकल 30 जो कि डील करता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज और ये ग्रांट माइनॉरिटीज द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइसेस, कि वो लोग उनके हिसाब से रिलीजियस एजुकेशन को रेगुलेट कर पाएंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एडमिनिस्टर भी कर पाएंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 51A क्लॉज के जो कि एक फंडामेंटल ड्यूटी है और स्टेट दैट इट इट्स द ड्यूटी ऑफ पेरेंट और गार्डियंस टू प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रन एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स। कि ये आर्टिकल के तहत वो सारे के सारे पेरेंट्स और गार्डियन उनको क्या किया गया है कि एक तरह का प्रोविजंस रखा गया है कि वो लोग उनका जो चाइल्ड है 6 to लेकर 14 ईयर तक उनको वो लोग अलाउ करें पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हेन वेयर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एडॉप्टेड, कि ये SDG को कब एडॉप्ट किया गया था
ऑप्शन 2014, 2015, 2020, 2022. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज 2015. देखिए कि ये 2015 सितंबर में इसी को एडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा. नेक्स्ट, द फास्ट टारगेट ऑफ SDG 4 इज टू एंश्योर दैट ऑल गर्ल्स एंड बॉयज कंप्लीट फ्री डेस्क एजुकेशन बाय 2030. कि जो SDG का 4 है, SDG 4 है, वो किसी के ऊपर बेस करता है कि जो एजुकेशंस के ऊपर वो बेस करता है. और इसी के तहत क्या बोला गया है कि वो सारे के सारे बॉयज एंड गर्ल उनका जो प्राइमरी एजुकेशन है वो क्या कर पाएंगे फ्रीली. तो उनका जो एजुकेशन है वो क्या कर पाएंगे कि 2030 तक वो लोग कंप्लीट कर पाएंगे. तो इनमें से कौन सा एजुकेशन के बारे में वो बोला है? प्रिपेरेटरी एंड फाउंडेशनल, प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी, एलिमेंटरी एंड प्री प्राइमरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. सी, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी. बिकॉज दिस इज SDG 4 जो कि एम्फासाइज कर रहा है इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर, जो कि एम्फासाइज कर रहा है जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी है उसी को प्रमोट करने के ऊपर भी ये एम्फासाइज कर रहा है. और यहाँ 10 टारगेट रखा गया है जो कि कैटेगराइज किया गया है 7 आउटकम टारगेट से, और 3 मीन्स इम्प्लीमेंटेशन से इसको कैटेगराइज किया गया है. जो फास्ट आता है वो क्या है? यूनिवर्सल प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन. बहुत सारे बच्चे इसी को मार कर चले आते हैं कि ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन और प्री प्राइमरी एजुकेशन, लेकिन नहीं है. SDG 4 का जो सब गोल 1 है वो यूनिवर्सल प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन है. हो गया. और इसी के तहत वो क्या क्या टारगेट रखा गया है कि जो 6 से लेकर जो 14 ईयर्स तक जो चाइल्ड है उनको क्या किया जाएगा? फ्री, इक्विटेबल एंड क्वालिटी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा बिफोर 2030 या 2030 के अंदर. दूसरा जो सब गोल है, सेकेंड सब गोल, वो है अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, जो कि क्या बोला गया है? एंश्योर एक्सेस टू क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, केयर एंड प्री प्राइमरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन आर रेडी फॉर प्राइमरी एजुकेशन. कि देखिए ये सब गोल के अंदर बोला गया है कि जो अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट है उनका एक क्वालिटी प्रोवाइड करना चाहिए और वहाँ केयर देना चाहिए, और प्राइमरी एजुकेशन भी प्रोवाइड करना चाहिए, और प्राइमरी एजुकेशन के लिए, प्राइमरी क्लासेस के लिए वो बच्चे को यहाँ रेडी करना चाहिए. तीसरा सब कुल जो है वो है टेक्निकल, वोकेशनल एंड हायर एजुकेशन. ये जो है वो क्या बोलता है कि सारे के सारे वुमेन एंड मेंस जो है उनको एक एफोर्डेबल एंड क्वालिटी टेक्निकल, वोकेशनल एंड टर्शियरी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए. स्किल डेवलपमेंट जो कि 4th सब टारगेट है SDG 4 का, वो क्या बोलता है? सब्सटेंशियली इंक्रीज द नंबर ऑफ यूथ एंड एडल्ट with relevant skill for employment, decent job and entrepreneurships. कि आज का डेट में अगर देखेंगे तो दुनिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसी का नंबर बढ़ते जा रहा है. उसके लिए SDG 4 का जो 4th सब प्रोविजन है उसमें प्रोविजंस रखा गया है कि एक एम्प्लॉयमेंट, डिसेंट जॉब, एंटरप्रेन्योरशिप्स के लिए क्या करना चाहिए कि जो यूथ एंड एडल्ट हैं उनको स्किल डेवलपमेंट करवाना चाहिए और करना चाहिए. नेक्स्ट, एलिमिनेशन ऑफ जेंडर डिस्पैरिटीज. आज का डेट में भी अगर हम लोग देखेंगे तो इंडिया में बहुत जेंडर डिस्पैरिटीज देखने के लिए मिलता है एजुकेशन फील्ड में. उसी को एलिमिनेट करने के बारे में बोल रहा है. लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के बारे में बोल रहा है. एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बोल रहा है. इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट के बारे में बोल रहा है. हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप, क्वालिफाइड टीचर्स, इसी के बारे में ये बात करता है. सो दीज आर द 10 of goal or target of SDG 4 which is dealing with quality education. Next question is, which of the following is not an aim of global citizenship education? इनमें से ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का कौन सा एक एम नहीं है? ऑप्शन: यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन,
building tolerant and inclusive societies, nurturing a sense of belongingness, promoting narrow nationalisms. Answer of this question is option D, that is promoting narrow nationalisms. सी ग्लोबलाइजेशन जो है ये एक तरह का एजुकेशनल अप्रोच है जो कि जिसका कि एम रहता है क्या, टू एम्पावर लर्नर टू एंगेज एक्टिवली इन एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस, प्रोमोटिंग ए मोर जस्ट पीसफुल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। कि ये बोलता है कि जो ग्लोबल चैलेंजेस जो है उसको एड्रेस कैसे ये लर्नर कर पाए, हो गया, तो उसके लिए हमको एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। और उसी के साथ साथ एक तरह का पीस और सस्टेनेबल वर्ल्ड बनाने के लिए जो एजुकेशन चाहिए उसी को प्रोवाइड करना चाहिए। और इसलिए इनका जो की ऑब्जेक्टिव रहता है वो है एम्पावरमेंट। ये लोग बोलते हैं कि इक्विप लर्नर ऑफ ऑल एज विद द नॉलेज, स्किल एंड वैल्यूज एंड एटीट्यूड नेसेसरी टू बिकम्स रेस्पॉन्सिबल ग्लोबल सिटीजन। कि ग्लोबल सिटीजन्स बनने के लिए जो एडिक्वेट नॉलेज, स्किल और वैल्यूज और एटीट्यूड्स जो चाहिए उसको स्टूडेंट्स लोगों के अंदर डेवलप करवाना चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशंस करवाना चाहिए। और ये जो लर्नर है उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए रिक्वेस्ट करना चाहिए और एक्टिवली जैसे पार्टिसिपेट कर पाए उस तरह का एक एनवायरनमेंट बनाना चाहिए। इंटरकल्चरल अंडरस्टैंडिंग लोग स्टूडेंट्स लोगों के अंदर डेवलप करवाना चाहिए। और ये सारे के सारे हम लोग ये ग्लोबल सिटीजन्स के सिर्फ एजुकेशन के थ्रू ही कर सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करवा सकते हैं, इंटरकल्चरल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डील कर सकते हैं। और इसका 3 डायमेंशन देखने के लिए मिलता है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, बिहेवियरिस्टिक। ये कॉग्निटिव डोमेन्स जो है वो है नॉलेज को डील करता है, ग्लोबल इशूज, ह्यूमन राइट और सोशल जस्टिस का जो नॉलेज है उसी के ऊपर ये फोकस करता है। इफेक्टिव को अगर हम लिखें तो एम्पैथी, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, सॉलिडेरिटी, हो गया, इसी के ऊपर वो पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए ये डील करता है। बिहेवियरल डायमेंशन को अगर हम लोग दिखे, कल्टिवेट स्किल फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको कल्टिवेट करने के बारे में बोला जाता है ये इसके थ्रू। प्रॉब्लम सॉल्विंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हो गया। सो दिस आर सम ऑफ द थिंग्स अबाउट ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन। नेक्स्ट, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन जो है उसका एम क्या है? ऑप्शन, बिगिनिंग स्कूलिंग इन मदर टंग and transition to other language later, beginning schooling with multiple languages, use of multiple languages in the classroom, none of the above. Answer of this question is option A, that is beginning schooling in mother tongue and transition to other language later. अगर हम लोग मल्टी लिंगुअल्स एजुकेशंस को देखिए तो ये जो है क्या है, जहाँ हम 2 या 2 से ज़्यादा लैंग्वेज से पढ़ा रहे हैं और एजुकेशनल सिस्टम्स में सेटिंग में इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, तब उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि मल्टीलिंगुअल एजुकेशन हम लोग बोल रहे हैं। और ये जो है ये क्या करता है, जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, इंटरकल्चरल डायलॉग जो है, क्वालिटी एजुकेशन जो है उसी को प्रोमोट करता है। और इसी का अगर ऑब्जेक्टिव का बात करें तो ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, हो गया, स्टूडेंट के अंदर जैसे कि मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हो गया, क्रिएटिविटी, ये सब का डेवलपमेंट ये मल्टीलिंगुअल्स एजुकेशन करवाता है। प्रोमोट सोशल इंक्लूजन्स, और ये सोशल इंक्लूजन्स जो है लोगों के अंदर और स्टूडेंट लोगों के अंदर उसी को प्रमोट करवाता है। एकेडमिक अचीवमेंट प्रोवाइड करता है और फोस्टर इंटरकल्चरल कॉम्पिटेंसीज। और अगर हम लोग मॉडल्स का बात करें मल्टीलिंगुअल एजुकेशन सिस्टम्स में, तो 4 मॉडल जनरली देखने के लिए मिलता है। सब्सट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म्स, एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म्स, ट्रांजिशनल बाइलिंगुअल एजुकेशन, मेंटेनेंस बाइलिंगुअल एजुकेशन, ओके। इस तरह से 4 तरह का बाइलिंगुअलिज्म्स हमको देखने के लिए मिलता है। और जो सब्सट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म्स जो है, यहाँ फर्स्ट लैंग्वेज इज जनरली रिप्लेस्ड बाय सेकेंड लैंग्वेज, ऑफ्टन लीडिंग टू द लॉस ऑफ द फर्स्ट लैंग्वेज, हो गया। यह फर्स्ट लैंग्वेज को रिप्लेस करता है सेकेंड लैंग्वेज, और यह क्या होता है, लीडिंग टू द लॉस ऑफ द फर्स्ट लैंग्वेज, और जो फर्स्ट लैंग्वेज का लफ्ज के तरफ उसको डील करता है।
एडिटिव बाइलिंगुअल, यहाँ क्या होता है, बोथ लैंग्वेज आर डेवलप्ड करंटली, यहाँ दोनों लैंग्वेज एक साथ डेवलप करते हैं और अलाउ करते हैं स्टूडेंट को कि मेंटेनेंस करें उनका जो मदर टंग है उसको, और एक न्यू लैंग्वेज के साथ। ट्रांजिशनल्स बाय लैंग्वेज अगर हम लोग देखिए तो जब हम लोग इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं मदर टंग्स में, और जब ग्रेजुअली ट्रांजिशन टू सेकंड लैंग्वेज, धीरे 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 जब सेकंड लैंग्वेज की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तब वो ट्रांजिशनल्स बाइलिंगुअल एजुकेशन बोला जा रहा है। मेंटेनेंस बाइलिंगुअल एजुकेशन का बात करें तो ये एम क्या करता है, जो प्रोफिशिएंसी है वो डेवलप करता है स्टूडेंट्स के अंदर। नेक्स्ट अगर हम प्रिंसिपल का बात करें तो इंक्लूजन ऑफ लोकल लैंग्वेज, ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज, कल्चरल रेस्पेक्ट, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ये सारे के सारे इसी का प्रिंसिपल ऑफ मल्टीलिंगुअल एजुकेशन है। बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट आई कैंट डिस्कस विथ यू in detail, so just remember these are the key aspect of multilingual education system. Next question, which of the following is not a reason for multicultural education? Option: promotion of diversity, fostering inclusiveness, discovery of the best culture in the world, developing critical thinking with multiple perspective. Answer of this question is option C, that is discovery of best culture in the world. Next, which of the following is the most suitable place for education of CWSN to promote equality? Option: special school, regular school, respective families, special institution. Answer of this question is option B, that is regular school. Which of the following group is the least literate one in India? Option: urban male, rural male, tribal female, urban females. Answer of this question is option C, that is tribal female. A teacher needs to study educational psychology in order to: option: understand children and their growing up process, acquire necessary technique of teaching, decide national goal of education. Both A and B. Answer of this question is option D, that is both A and D. The main purpose of educational psychology is to understand children and their growing up process, acquire necessary technique of teaching. ओके, कि अगर हम लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी का नीड का बात करें तो ये चाइल्ड को समझने के लिए हम लोग को पढ़ाया जाता है, और एक टीचर पढ़ता है, और उसके साथ साथ वो एक चाइल्ड का जो ग्रोथ है वो किस तरह से हो रहा है उसी को समझने के लिए साइकोलॉजी को समझना पड़ता है। और उसके साथ साथ जो टीचिंग टेक्निक है वो कौन सा टीचिंग टेक्निक कौन सा टाइम पर एडिक्वेट है उसी को भी जानने के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। Next, which of the following is not included in the scope of educational psychology? Learner, learning process, motivation, educational values, कि इनमें से कौन सा एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो स्कोप है उसके अंदर नहीं आता है, वो है एजुकेशनल वैल्यूज। Which of the following statement is not true in respect of growth and development of children? Option: growth and development follows a pattern, growth continues throughout life, individual growth could be measured and quantified, the phase of growth and development is uneven. Answer of this question is option B, that is growth continues throughout the life. This is not a principle of growth and development of children, because growth stops at a particular age or a particular stage, but development continue throughout the life. Growth and development follow the patterns, absolutely right. Individual growth could be measured and quantified, absolutely right. The pace of growth and development is uneven, it's also absolutely right. But the option B, that is growth continues throughout the life, is a very wrong answer, because development continues throughout the life, whereas growth stops at certain point. अगर हम लोग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट का बात करें तो ए चाइल्ड go through these four school stages. First one is infancy, second one is toddlerhood, third one is preschool age, and fourth one is school age.
ओके, कि इन्फेंसी, दूसरा वाला चाइल्डहुड बोला जाता है, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चला चाइल्डहुड, ऐसे किया जाता है। लेकिन अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट है वो अलग अलग हिसाब से डिफाइन किए हैं। तो पहले जो 1 से लेकर 1 और 2 साल तक, कोई कोई 2 बोलते हैं, कोई कोई 1 बोलते हैं, उसको इन्फेंसी बोला जाता है। और यहाँ अगर हम लोग फिजिकल ग्रोथ का और डेवलपमेंट का देखें तो रैपिड फिजिकल ग्रोथ दिखने के लिए मिलता है। ओके, और यहाँ चाइल्ड रोल करना स्टार्ट करता है, सीट करना स्टार्ट करता है, क्रैलिंग्स दिखने के लिए मिलता है। और यहाँ जो सेंसरी परसेप्शन है चाइल्ड का, वो उसका डेवलपमेंट बेहतर हो जाता है। और जो ऑब्जेक्ट परमानेंस वो भी यहाँ देखने के लिए मिलता है। अगर सोशल एंड इमोशनल्स का बात करें तो यहाँ सोसाइटी, जो चाइल्ड है वो किसी के साथ अटैच होना लगता है। और उसका जो केयर गिवर है उसी के साथ वो अटैच तो रहता है, और उसको वो पहचान भी लेता है कि नहीं, ही इज माई केयर गिवर। अगर सेकंड स्टेज को हम लोग देखिए, जो 1 से लेकर 3 तक और 2 से लेकर 4 तक, ऐसे हम लोग समझते हैं। यहाँ फिजिकल डेवलपमेंट को का बात करें तो इस स्टेज में बच्चा इंडिपेंडेंटली वॉक करता है, और उसके साथ साथ उसका जो मोटर स्किल है उसी में भी फाइन इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलता है। अगर कम्युनिकेटिव का बात करें, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है जो है वो यहाँ होने लगता है, और जो सिंपल इंस्ट्रक्शन है उसको बच्चा समझने लगता है। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट का बात करें तो यहाँ जो चाइल्ड है वो फॉरनली प्ले करना स्टार्ट करता है, उसको इमोशन को एक्सप्रेस करना इस स्टेज में स्टार्ट करता है। प्री स्कूल का बात करें तो ये 3 से लेकर 5 साल तक चलता है, और ड्यूरिंग दिस पीरियड उसका जो मोटर स्किल है फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर, जैसे कि रन करना, जंप करना, क्लाइंब करना, ये बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है। और अगर कॉग्निटिव का बात करें तो जो वोकाबुलरी है वो एक्सपेंड करता है, उसका जो इमेजिनरी प्ले है वो उसमें वो बहुत एंगेज रहता है। और सोशल इमोशनल का बात करें तो यहाँ फ्रेंडशिप बनाता है, और शेयरिंग, कोऑपरेशन, इस तरह का जो सोशल डेवलपमेंट है, इमोशनल अटैचमेंट है, वो दिखने के लिए मिलता है। और जो लास्ट एज है दैट इज स्कूल एज, इसका अगर बात करें तो ड्यूरिंग दिस पीरियड जो चाइल्ड का जो हाइट एंड वेट है वो स्टेडीली ग्रोथ करता है, और वो कोऑर्डिनेशंस भी यहाँ अच्छे से कर पाता है बच्चा। अगर कॉग्निटिव का बात करें तो यहाँ लॉजिकल थिंकिंग और उसके साथ साथ जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जो एबिलिटी है वो भी यहाँ आ जाता है बच्चे के अंदर। और इमोशनल और सोशल्स का बात करें तो यहाँ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को समझना स्टार्ट कर देता है और बच्चा समझ पाता है, और उसके साथ साथ जो रूल्स और टीम वर्क है उसी को भी वो समझने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजे इन व्हिच स्टेज ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट कंसिस्टेंसी डेवलप्ड, कि कौन सा स्टेज फॉर पियाजे के हिसाब से जो ऑब्जेक्ट कंसिस्टेंसी है वो दिखने के लिए मिलता है। अभी हम लोग थोड़ा सा देर पहले डिस्कशन किए हैं। ऑप्शन सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज सेंसरी मोटर। अगर जीन पियाजे को कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को हम लोग देखिए तो इसी का बहुत सारे स्टेजेस देखने के लिए मिलता है। पहला है सेंसरी मोटर, जो कि 0 से लेकर 2 साल तक चलता है, और यहाँ जो सेंसरी एक्सपीरियंस है और मोटर एक्शन है वो थोड़ा ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। और यह ऑब्जेक्ट परमानेंस, जिसका बात हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन में, ओके, उसका दिखने के लिए यहाँ मिलता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, और ऑब्जेक्ट कंसिस्टेंसी यहाँ देखने के लिए मिलता है। फ्री ऑपरेशनल स्टेज का बात करें तो ये 2 से लेकर 7 ईयर तक, 7 ईयर तक चलता है, और यहाँ बच्चे के अंदर सिंबलिंग, थॉट, लैंग्वेज हो गया, इगोसेंट्रिज्म्स, ये सब चीज़ डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। एनिमिज्म्स, यहाँ जो स्टूडेंट जो चाइल्ड है उसके अंदर एनिमिज्म्स देखने के लिए मिलता है। सेंट्रेशंस का डेवलपमेंट होता है। हो गया, एनिमिज्म्स मतलब किसी वो जो ऑब्जेक्ट और कोई भी चीज़ को भी वो समझने लगता है कि नहीं, इसी का भी अंदर भी लाइफ है। सेंट्रेशंस मतलब ड्यूरिंग दिस पीरियड चाइल्ड्स ओनली ऑन फोकस ओनली ऑन वन एस्पेक्ट
कि एक ही चीज़ के ऊपर वो फोकस कर पाता है, दूसरे के ऊपर कर नहीं पाता है, इग्नोर करने लगता है। कंक्रीट ऑपरेशनल्स का बात करें तो यहाँ लॉजिकल थिंकिंग स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप हो चुका रहता है, कंक्रीट इवेंट को लेकर, कंक्रीट ऑब्जेक्टिव को लेकर। और डिसेंट्रेशन, यहाँ मतलब कोई एक बच्चा एट द सेम टाइम्स मल्टीपल्स वर्क कर सकता है। ओके, और क्लासिफिकेशन यहाँ चाइल्ड कर पाता है, रिवर्सिबिलिटी का दिखने के लिए मिलता है। अगर फॉर्मल ऑपरेशनल्स का बात करें तो अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, ओके, एडोलेसेंस, इगोसेंट्रिज्म, इस तरह का कुछ जो चीज़ें हैं वो दिखने के लिए मिलता है फॉर्मल ऑपरेशनल में। और अगर हम लोग की प्रोसेस का बात करें तो यहाँ 4 मेन एस्पेक्ट दिखने के लिए मिलता है: स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम। स्कीमा जो है ये एक तरह का मेंटल फ्रेमवर्क है, कोई एक ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज बॉडी का, और जो कि क्या होता है कि बहुत सारे न्यू एक्सपीरियंस जो है उसको काउंटर करने लगता है। अगर हम लोग एसिमिलेशंस का बात करें तो ड्यूरिंग ऑन दिस कॉन्सेप्ट इंटीग्रेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग वंस, कि जब हम लोग कोई नया चीज हमारा एग्जिस्टिंग स्कीमा में ऐड कर रहे हैं उसको एसिमिलेशन बोल रहे हैं। लेकिन जब हम लोग हमारा जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसी में कोई चेंजेस लेकर आ रहे हैं और कुछ नया स्कीमा हम लोग बना रहे हैं, तो स्कीमा बना रहे हैं जो कि जो न्यू इन्फॉर्मेशन उसमें फिट नहीं कर रहा है, उसको हम लोग एकोमोडेशंस कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम्स का बात करें तो ये एक तरह का बैलेंसिंग प्रोसेस है जहाँ की एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशंस के अंदर एक बैलेंस दिखने के मिलता है कि कोई भी एक स्टेबल चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज ए ट्रेट इमोशनल इंटेलिजेंस बिलोंग टू ऑप्शन कॉग्निटिव डोमेन, नॉन कॉग्निटिव डोमेन, psychomotor domain, none of the above. Answer of this question is option B, that is non-cognitive domain. अगर हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस का बात करें तो ये जो है इसका फादर जो है वो है डैनियल स्कूलमैन, और ये इसका मतलब क्या है कि ये एक तरह का एबिलिटी है जो कि प्रिजर्व करता है, यूज करता है, अंडरस्टैंड करता है, मैनेज करता है, और उसके साथ साथ हैंडल्स करता है डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस को एक बेहतर उपाय से और इफेक्टिव वे से वो क्या कर पाता है कि उसको डील करता है। अगर यहाँ इसका कंपोनेंट का बात करें तो इसका बहुत सारे कंपोनेंट दिखने के लिए मिलता है, लेकिन सबसे पहले जो आता है वो है सेल्फ अवेयरनेस, जो कि एक तरह का एबिलिटी है कि रिकॉग्नाइज करने का, समझने का, खुद का जो इमोशन है, खुद का जो स्ट्रेंथ है, खुद का जो वीकनेस है, खुद का जो ट्रिगरिज है, उसी को समझने का एक तरह का एबिलिटी को ही हम लोग सेल्फ अवेयरनेस बोलते हैं, और जो कि एक क्रूशियल एस्पेक्ट है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस का। अगर हम लोग ये सेल्फ अवेयरनेस को दिखे तो ये एक तरह का न्यूरल्स प्रोसेस में ये इन्वॉल्व रहता है, जो कि जिसके थ्रू की मॉनिटर्स किया जाता है इमोशनल रेस्पॉन्सेस को, और पार्टिकुलरली जो कनेक्टेड लिम्स सिस्टम्स होता है उसी में हम लोग उसको यूज करते हैं। अगर दूसरा वाला कॉन्सेप्ट को देखिए वो है सेल्फ रेगुलेशंस। इसका मतलब क्या है, ये एक तरह का एबिलिटी है जिसके थ्रू कि हम लोग कंट्रोल करते हैं, एडजस्ट कर पाते हैं, कोई किसी का जो इमोशन है उसी को कंट्रोल या एडजस्ट कर पाते हैं, किसके लिए कि एक पॉजिटिव इंटरेक्शंस एंड डिसीजंस मेकिंग को सेटअप करने के लिए उसी को क्या करता है, पॉजिटिव इंटरेक्शन और डिसीजन मेकिंग फोस्टर करता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखिए तो ये सेल्फ रेगुलेशंस का मतलब क्या है, इसी के थ्रू हम लोग मैनेज कर पाते हैं जो फीलिंग्स है, बिहेवियर है, ओके, इमोशनली हम लोग बैलेंस मेंटेन कर पाते हैं, और जो सर्कमस्टांसेस है उसको एडाप्ट करते हैं। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है मोटिवेशंस, और ये एक तरह का इंट्रिंसिक ड्राइव होता है, आपको पता ही है, जो कि एनर्जी और परसिस्टेंस हमको प्रोवाइड करता है। और ये इमोशनल इंटेलिजेंस जो है इंडिविजुअल्स का, वो क्या होता है कि वो मोटिवेटेड होता है इंडिविजुअल्स वैल्यूज से, ताकि रेदर देन एक्सटर्नल वर्ल्ड, ये एक्सटर्नल वर्ल्ड से छोड़कर वो इंटरनल वैल्यूज जो है उसी से वो क्या होता है, मोटिवेट होता है। एम्पैथी का बात करें तो ये एक तरह का कैपेसिटी है जो कि हम लोग क्या करते हैं, जिसके थ्रू टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग ऑफ अदर, जहाँ जिसके थ्रू कि हम लोग समझते हैं और फीलिंग्स को हम लोग क्या कर पाते हैं कि शेयर कर पाते हैं। और ये एम्पैथी जो है वो क्या करता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस, वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशंस को एनेबल्स कर पाता है,
और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस भी कर पाता है कि जो हमारा इमोशनल यूज है सोशल इंटरेक्शंस के अंदर उसी को रिकॉग्नाइज करते हुए। नेक्स्ट है सोशल स्किल, जो कि एक प्रोफिशिएंसी इन मैनेजिंग रिलेशनशिप एंड बिल्डिंग नेटवर्क, कि एक रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए, एक नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए प्रोफिशिएंसी लाना, ये भी एक इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट है जो कि इन्वॉल्व रहता है कम्युनिकेट इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, टीम वर्क और लीडरशिप से। ओके, अगर हम लोग मॉडल्स का बात करें तो यहाँ 3 मॉडल देखने के लिए मिलता है। एबिलिटी मॉडल, जिसको मेयर एंड सेल्वरी इसको डेवलप किए थे। दूसरा वाला है मिक्स्ड मॉडल गोल्डमैन का, और ट्रेड्स मॉडल जिसको पेट्रिट्स मॉडल्स भी बोला जाता है। और अगर मेजरमेंट टूल्स का बात करें तो मेयर सेल्वी कर्सू जो है वो जो इमोशनल इंटेलिजेंस का टेस्ट को एक डेवलप किए थे। इमोशनल कॉम्पिटेंस इन्वेंटरी इसका डेवलपमेंट हुआ था। ट्रेड्स इमोशनल इंटेलिजेंस क्वेश्चनियर इसका डेवलपमेंट हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, इनमें से कौन सा एक कंपोनेंट नहीं है इमोशनल इंटेलिजेंस का? सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एग्रेशन। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज एग्रेशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन appropriate developmental task for adolescents, की इनमें से कौन सा एक appropriate developmental task है adolescents के लिए? वो है seeking independence from parent and primary caregiver, casting vote of country's election, showing disregard for socially acceptable behavior, becoming a revolutionary. Answer of this question is option A, that is seeking independence from parents and प्राइमरी केयर गिवर्स। अगर हम लोग एडोलेसेंस का बात करें कि ये एक तरह का क्रिटिकल डेवलपमेंटल स्टेज है जहाँ की बहुत सारे तरह का चेंजेस दिखने के लिए मिलेगा। इट मीन्स हर सेक्शंस में फिजिकल, मेंटल, कॉग्निटिव, ओके, इमोशनल, हर तरह का चेंजेस ये पीरियड्स में हमको देखने के लिए मिलता है। हो गया। अगर हम लोग डेवलपमेंटल टास्क की बात करें तो इस टाइम्स जो फिजिकल है, फिजिक्स है एक एडोलेसेंस का, उसी में एडजस्ट होने लगता है, और फिजिकल ग्रोथ, सेक्सुअल मैच्योरेशन, हो गया, ये एक एडोलेसेंस को मिलने लगता है, और उसका जो बॉडी इमेज है, उसका जो फीलिंग है, वो एक तरह से एकदम कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। और ये टाइम में क्या होता है, जो बायोलॉजिकल चेंजेस जो है वो एक तरह का अलग आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, और जो एक सेक्सुअल आइडेंटिटी है वो भी प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग दिस पीरियड। उसके साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का डेवलप होता है। अब हम लोग तो डिस्कशन कर चुके हैं कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जब आता है तब वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लास्ट में डेवलप होने लगता है, और फिर जो फॉर्मल ऑपरेशंस में कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाता है। और ये जो चीज़ें हैं वो एडोलेसेंस पीरियड में ही होता है। और ये जो एबिलिटी टू थिंक हाइपोथेटिकली, कंसिडर मल्टीपल पर्सपेक्टिव, एनगेज क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब चीज़ एडोलेसेंस में ही दिखने के लिए मिलता है। और उसके साथ साथ जो पर्सपेक्टिव थिंकिंग एबिलिटी, हो गया, जो व्यू पॉइंट है लोगों का, इमोशंस जो है लोगों का, वो क्या करता है कि ये इसी के थ्रू डेवलप करता है। और उसके साथ साथ जो मीनिंगफुल इंटरपर्सनल कनेक्शंस को ये कंट्रीब्यूट करता है। और उसके साथ साथ न्यू कोपिंग स्किल्स जो है, हो गया, एक चाइल्ड डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्ट्रेटेजी, वो ऑलवेज एक चाइल्ड के अंदर डेवलप होने लगता है, एडोलेसेंट के अंदर डेवलप होने लगता है। और वो लोग रिस्क टेकिंग्स बन जाते हैं, ओके, कि उनका जो पर्सनल गोल को अचीव करने के लिए। आइडेंटिफाइंग मोरल्स स्टैंडर्ड एंड वैल्यूज की ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो वो एडोलेसेंस है वो लोग उनका जो मोरल स्टैंडर्ड है, मोरल्स वैल्यूज है, उसको वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं। अंडरस्टैंड एंड एक्सप्रेसिंग कॉम्प्लेक्स इमोशन, उनका जो ड्यूरिंग दिस पीरियड्स एडोलेसेंस के अंडरस्टैंड एंड एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स इमोशन, हो गया, कि वो लोग उनका जो इंटेजिंग इमोशंस, इमोशनल एक्सपीरियंस है उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं। और उसके साथ साथ उनका एक गहरा रिलेशनशिप दूसरे से बिल्ड कर पाते हैं। फॉर्मिंग क्लोज फ्रेंडशिप्स की एक क्लोज फ्रेंडशिप को वो लोग डेवलप करते हैं। एस्टेब्लिशिंग आइडेंटिटी, मीटिंग इंक्रीजिंगली मैच्योर रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, रीनेगोशिएटिंग रिलेशनशिप्स विद एडल्ट, ओके, दीज आर सम ऑफ द की डेवलपमेंटल टास्क ड्यूरिंग द एडोलेसेंस पीरियड। नेक्स्ट, पुबर्टी मार्क्स
Option: onset of adolescence and of adolescence, beginning of responsible behavior, attainment of complete maturity. Answer of this question is option A, that is onset of adolescence. Perinatal period refers to the period before birth, the period after birth, the period around the birth, middle adolescence. Answer of this question is option C, that is the period around birth. The study of sibling and twins went to the role of death in growth and development of children. School, heredity, family, school, society. Answer of this question is option B, that is heredity.